तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर मॉड्यूल नंबर 6 है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको आंसर सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं फटाफट इसको कवर अप करूँगा और आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर चेक करिएगा कौन कौन। अगर ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे जाके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको ड्राइव की लिंक मिलेगी। उसमें ये सारे पीडीएफ सब पड़े हुए हैं। तो आप एक नहीं, उसमें कई सारे थ्योरी के भी पड़े हुए हैं। आपको जिस भी ट्रेड के चाहिए तो आप मेरे को सीधे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली उसी में कमेंट में पिन अप कर दूंगा। लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जब बिना किसी देरी करे। विच रिफर्स द टेम्परेचर, तापमान को क्या संदर्भित करता है। तो आप लोग फटाफट क्या आंसर, आपका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट बताइए। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग और आंसर भी आपके सामने है। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग फटाफट गेस करिए, फिर मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन 4 है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊष्मा की एक अवस्था बताती है, या यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है, या एक कैलोरी मीटर द्वारा मापा जाता है। ये होगा बी नंबर, इसका आंसर होगा। यह ऊष्मा की एक अवस्था बताती है। टेम्परेचर क्या है, ऊष्मा ही तो है, उसकी एक अवस्था बताती है ना, उसी को तो संदर्भित करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है। जल्दी बताइए, आप लोग को तो ये बिल्कुल पता होगा, मुझे पता है आप लोग इसको 100% बता पाएंगे। चलिए किसका आंसर सही है बताइएगा। ये देखिए जूल है, इसका आंसर जूल होगा, एसआई यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हीट मेजर्स हीट, सॉरी। तो इसमें बोल रहा है कि ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यू आप लोग बताइए फटाफट। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिए, जिससे फटाफट हम आगे बढ़ सकें। तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके किसका आंसर सही है। या आपको लगता है कि आपको 100% पता है तो आप लोग जल्दी से बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर जो होता है ना, वो इसका ऊष्मा को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। कैलोरी मीटर से ही हम ऊष्मा को पता कर सकते हैं कि ऊष्मा का क्या वो होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम्स ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहती है, क्या कहा जाता है बताइए। जो उस मतलब कहने का मतलब कि अगर 1 ग्राम पानी है और उसका तापमान हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ फटाक से, बहुत समय नहीं लगता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से सीधे इसका आंसर होगा कैलोरी। कैलोरी बढ़ जाएगी तो 100% उसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। इसमें विशिष्ट लिखा नहीं हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट ही होता है, मिसप्रिंट हुआ है। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए, मैं बता देता हूँ किसका आंसर सही है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। विच टाइप हीट इज द एब्जॉर्ब्ड ऑफ और गिवन ऑफ बाय अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट्स। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की ऊष्मा हो और उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बताइए फटाफट। मैं बताऊँ, सेंसिबल हीट कहता है। ये जो होता है ना सेंसिबल हीट, यही है सेंसिबल ऊष्मा। उसके भौतिक वाली जो अवस्था होती है ना, उसको बिना बदले तो क्या सेंसिबल ही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ फ़ारेनहाइट स्केल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। आप लोग को पता है क्या, पता हो तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। चलिए किसका आंसर सही है चेक करिए। ए नंबर होगा इसका आंसर, 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में पानी की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। आप लोग को पता हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कमेंट करिए फटाफट। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये आंसर चेक करिए कितने लोगों का सही है। फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है, तो जल्दी से बताइए कैसे होता है। किस किस को पता है फटाफट बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है। आप लोग बताइए जल्दी से, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। किसको किसको पता है फ़ारेनहाइट कैसे चेंज होता है। 113 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए ये आंसर होगा डी नंबर, इसका यही आंसर है। आप लोग चेक करिए, इसको याद करिए, स्पेसिफिक होता है इसलिए याद करना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स गिव द सेम रीडिंग। ऐसा कौन सा तापमान होता है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड जो होता है ये थर्मामीटर में समान रीडिंग देते हैं। आप लोग को पता है क्या, जल्दी से बताइए, मैं फिर बताता हूँ आपको। आप लोग को अगर पता हो तो बिल्कुल कमेंट करना, बिल्कुल भी देरी मत करें। ये आंसर किसका किसका सही है बताइए। सी नंबर इसका होगा, -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में सेम आता है इस उसमें टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बोल रहा है 123 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट 273 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में इसको परिवर्तित करना है, तो बताइए क्या होगा। 173 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, नहीं पता। ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक होता है ये। 273 डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में हमेशा 0 डिग्री का केल्विन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू इन अ डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 फ़ारेनहाइट। अगर 20 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, आप लोग को पता आना चाहिए। माइनस क्या होगा, आप लोग गेस करिए कुछ, तो फिर मैं बताऊँ। -6.67 सेंटीग्रेड होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मर्करी थर्मोमीटर। पता करना है वो अधिकतम तापमान जो मर्करी थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। बताओ क्या होगा। आप लोग को तो मर्करी थर्मोमीटर तो आपने देखा ही होगा, आपके घर पे अगर कोई बड़े होंगे बुजुर्ग तो उनका बीपी नापा जाता है ना, वो जो मर्करी थर्मोमीटर ही होता है। उससे हम चेक करते हैं ना कि कितना बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है, अधिकतम तापमान की जो मरकरी द्वारा मापा जा सकता है, बताइए। 300 डिग्री, समझ रहे हैं, इतना नापा जा सकता है उसमें से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट की आप फोटो देख रहे हैं, तो इसमें ये बताना है कि ये कौन से तापमान का उपकरण है, बताइए। मतलब किस तरह के तापमान को मापने के लिए उपकरण का नाम, इसका मतलब उपयोग किया जाता है। आप लोग को पता हो तो जल्दी से बताइए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ये होता है बाईमेटेलिक थर्मोमीटर, बी नंबर होगा। बाईमेटेलिक थर्मोमीटर होता है ये वाला, ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू द मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल्स ऑन अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बाप रे, इतना। चलिए आप लोग फटाफट गेस करिए, फिर मैं आपको तो बताऊंगा ही। 3000 डिग्री सेल्सियस का अगर लाल गर्म धातुओं का तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए जल्दी से, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। बताइए बताइए बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ किसका किसका सही है, आप लोग बताइएगा। रेडिएशन पायरोमीटर होता है, इसमें ही 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मापा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है, विच टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। कह रहा है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। आप लोग को पता है क्या, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, किसको किसको पता है। चलिए नॉर्मल बेसिक है यार, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, कंडक्शन से होता है। ये तो नॉर्मली है, आपको तो पता ही होगा, मुझे पता है आप लोग 50% लोगों का आंसर सही होगा। विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशंस टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, बताइए। अब प्रवाह हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझिए। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन तो ये क्या क्या कह रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा
किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ट्रांसमिशन समझ रहे हैं, इधर से उधर ले जाना, जो ऊष्मा होती है उसका इधर उधर उधर संचरण हो रहा है, ऊपर की ओर से प्रवाह द्वारा होता है, तो उसको कैसे होता है आप लोग को पता होगा ना। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन, मतलब सारे आंसर दिए हुए हैं, आपको एक बताना है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। कन्वेक्शन होगा गाइस, इतना इजीली है, आप लोग गैस करोगे ना तो मतलब इजीली पा जाओगे, क्योंकि ये कोई कठिन क्वेश्चन है ही नहीं। आप क्वेश्चन को समझोगे, कन्वेक्शन ही तो होता है, कंडक्शन तो आपने अभी देख लिया कंडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे ये बोला, इसको ऐसे याद रखिएगा, ट्रांसमिशन करना है तो ट्रांसमिशन सिर्फ कन्वेक्शन से ही होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे फिजिकली, तो आप होते सामने मेरे तो मैं आपको समझा पाता कि कैसे काम करता है फिजिकली में। अब जैसे बताया जा सकता है तो मैं तो ऐसे आपको समझा रहा हूँ, फिजिकली होता तो मैं आपको बताता ये कैसे काम करता है, कैसे कन्वेक्शन काम करता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ अ हीट ट्रांसमिशन, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन वैध कौन सी है, ये क्या होता है, विधि, शायद विधि कौन सी है, ऊष्मा संचरण रेडिएशन की विधि कौन सी है, शायद ऐसा ही कुछ है, मेथड, हाँ विधि पूछ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। एक लोहे की रॉड को उसके एक स्तर से गर्म किया जाता है और दूसरे स्तर तक ऊष्मा का संचार किया जाता है, यही तो होगा शायद, नहीं होगा, क्यों, आप लोग ने क्वेश्चन समझा नहीं होगा। क्या बोल रहा है, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है, ऊष्मा संचरण, समझ रहे हैं। अब ऊष्मा संचरण किसी चीज़ में ऊष्मा को अगर संचरण करते हैं मतलब उसको एब्जॉर्ब करके उसको अपने पास स्टोर करते हैं, तो क्या होता है, एक फर्स्ट तो ऑप्शन ये हो गया। पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचारण वातावरण में होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, हाँ ये तो होगा ही, देखो ऊष्मा का संचरण हो रहा है ना, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, यही तो है मेन। हीट एनर्जी तो अपने यहाँ से आ रही है, मतलब अंतरिक्ष से हमारे यहाँ तक आती है, वही तो ट्रैवल कर रही है, ट्रांसमिशन तो वही अच्छे से कर रही है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। कह रहा है क्वेश्चन, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखिएगा, जब लोहे को गर्म करके उसमें उसको बड़ा चौड़ा किया जाता है ना, तो बिना गर्म करे क्या उसको करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसको ये पूछ रहा है कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन, ये एक ऑप्शन ये है लाइनर एक्सपेंशन, और बाकी क्या यहाँ पे है ऑप्शन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिक एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए, बताइए। ये कि आपके यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट है और बाकी के यहाँ पे हुए हैं। तो चलिए आप लोग, मैं बता देता हूँ, आप लोग गेस करिए। इसका आंसर होगा लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार होता है उसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन अ टेम्परेचर इज कॉल्ड। कह रहा है क्वेश्चन, तापमान की प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर तापमान में प्रति डिग्री और मूल लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अगर गर्म करते हैं तो कुछ चीज़ें गर्म करने के बाद उसकी लंबाई खिंचने लगती है ना, मतलब पिघल के वो बड़े मतलब इधर उधर होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आपने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। गर्म किया जाता है तो वो क्षेत्रफल उसका बढ़ने लगता है ना, लोहा को गर्म करने के लिए क्षेत्रफल उसका बढ़ाने के लिए तो गर्म करते हैं, और ये वही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की जो मतलब होती है, इसमें पूछ रहा है कोएफिशिएंट्स को यूनिट क्या होती है। अगर लीनियर एक्सपेंशंस की हम बात करते हैं तो उसकी आपको यूनिट बतानी है, तो यूनिट क्या होती है आप लोग को पता है, जल्दी से बताइए, नहीं पता होगा चलिए मैं बता देता हूँ। ए नंबर होगा इसका, नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए, ये इसकी एक यूनिट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ 2x लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है, 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब
अगर किसी लीनियर एक्सपेंशन को 2 गुना करना चाहते हैं तो उसको किस टर्म में यूज़ किया जाता है, किस रेखीय प्रसार के लिए उस शब्द का उपयोग किया जाता है, आप लोग को पता है क्या? जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है तो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। ये क्वेश्चन तो कई साल आया हुआ है, आप लोग चेक करिएगा जाके, इस बार भी आएगा शायद, ठीक है। तो इसमें जो होता है 2x लीनियर एक्सपेंशन का टर्म्स जो होता है वो किस बेसिस पे यूज़ किया जाता है ये पूछ रहा था। तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से कवर अप करते हैं, क्या कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। व्हाट इज़ द टर्म्स कॉल्ड फॉर 3x लीनियर एक्सपेंशन? अगर वही अभी 2x पढ़ा हमने, यहाँ पे 3x आ गया, ठीक है। तो 3x में क्या होगा, आप लोग को जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको थोड़ा सा भी गेस कर पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी वहाँ पे हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, वो नॉर्मल होता है, 2x में होता है सुपरफिशियल, और 3x में होता है क्यूबिकल। तो आप लोग को पता है क्यूबिकल से 3 से सीधे क्यूबिकल को आप लगाइए और आंसर आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। ये गेस वाला है आंसर हो जाता है ऐसे चीज़ों में, तो आपको नॉर्मली याद रखने में इजीली होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड इफ द फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाह, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे बहुत रेयर चांस, मतलब ना के बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वो, ये मतलब बनाए हुए क्वेश्चन है। ये एक बेसिक नॉलेज होता है कि इसको आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये पूछ रहा है। तो आपको अभी पता है, मैंने आपको बताया ना, यूनिट पता करने के लिए तो रेखीय प्रसार का गुणांक क्या है वो पता करना है। तो आपको इसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ करके, अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, यूनिट मेजर करने वाला, बस वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर आपको सीधे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या है कि याद रखना से सही रहेगा अगर मान लीजिए बाई चांस आ गया, क्योंकि इसके चांसेस तो नहीं होते 100% में, मिनिमम 1% चांसेस है कि शायद आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, भूलिए मत। अभी आपने क्या पढ़ा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आप लोग को पता है, जल्दी से गेस करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, आप लोग अभी पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए फटाफट, ये कितने लोग को सही है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अगर कह रहा है कि क्वेश्चन में इतना चीज़ें दिया हुआ है, अपना को कितना दिया हुआ है मीटर 120 लीटर्स, और T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और S इज इक्वल्स टू 4.2 दिया हुआ। तो कहने का मतलब Q इज इक्वल्स टू कितने किलो जूल होगा, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो दिया हुआ है आपको, कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें यही पता करना। अगर ये सारी चीज़ें दिया हुआ है इसको गलाने के लिए, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर दिया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना मतलब 20 तो दिया हुआ है, 120 लीटर पानी है, और उसको कितने किलो जूल की आवश्यकता पड़ेगी ऊष्मा को, कि जिसमें से वो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना बढ़ जाए। तो ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 32,750 किलो जूल, 32,760, 32,770, 32,780। तो 32,760 होगा इसका आंसर। ये याद करने वाली चीज़ें, इनको आप याद कर लीजिए। बेसिकली बहुत ही रेयर चांसेस, मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। अधिकतर वही ये सारी यूनिट्स वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल। मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को तो पता है, 75 क्वेश्चन तो टोटल ही आते हैं आपके पूरे एग्जाम में। तो कितने आएंगे इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा, वही
सबसे ज़्यादा तो थ्योरी के आपके रहते हैं, स्किल बहुत ही कम रहते हैं, और वही अपना ईडी भी ऐड हो जाता है उसी में, और ये भी हो जाता है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी हो जाती है। तो कुल मिला के अब सोचिए कि 70 के जो आप मतलब 75 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी के ही आ जाते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ हीट, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 grams ऑफ अ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड कितना दिया, 0.1 इतना स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मतलब 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक 85 ग्राम रेत को तापमान बढ़ाने के लिए कितनी आवश्यक ऊष्मा की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर किसी भी मतलब बालू है उसका 20 डिग्री सेल्सियस से उसको 35 डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, और उस बालू का वजन कितना है, 85 ग्राम, 85.5 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आप जब उसमें पता करना है कि हमें कितने जूल की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट आप लोग गैस करिए, अगर गैस कर पा रहे हैं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। 128.25 जूल्स का एनर्जी यूज़ हो करेगा ये, तब जाके इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तब जाके वो बालू 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो पाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देखिए। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ़ वी रिक्वायर्स 510 कैलोरी टू रेस द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम्स ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। अब स्पेसिफिक हीट की इसमें पता करना है, और इसका फार्मूला मैंने आपको बता भी चुका है पीछे ये भी। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसमें अपने को विशिष्ट ऊष्मा पता करना है। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, उस जैसे आप उस फार्मूला को पुट करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। 0.01 स्पेसिफिक हीट, अभी आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 0.1 आपने पढ़ा था ना, बस उतनी ही होती है। 0.1 ही स्पेसिफिक हीट की एक वैल्यू होती है। अब चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच क्वांटिटी, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 300 ग्राम्स ऑफ अ कॉपर, यानी स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है इसमें पहले से, ठीक है, 0.092 कैलोरी पर ग्राम फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन किलो कैलोरी। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमें विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है इतने किलोग्राम इतने कैलोरी, तो इसमें बस यही बताना कितने किलो कैलोरी बर्न होगी 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 50 सेंटीग्रेड सेल्सियस में कोई डिफरेंस नहीं होता, हम लोग ध्यान रखिएगा। बस पढ़ने में थोड़ा बार बार इशू आ जाता है ना, तो वो आपको कंप्लीटली याद रखना सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो 300 ग्राम, इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि 300 ग्राम तांबे को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान को बढ़ाना है। तो वही बोल रहा है कि इसमें कितनी स्पेसिफिक हीट लगेगी, आप कितने किलो कैलोरी लगेगी। तो आप लोग फटाफट अगर आपको गेस कर पा रहे हैं तो आप लोग बताइए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। इसका आंसर होगा 1.38 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट कवर अप करना है फ्रेंड्स। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ कॉपर ingot weight 400 किलोग्राम इज हीटेड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जिंग। फॉर्जिंग समझते हैं आप लोग क्या कहलाता है? फॉर्जिंग मतलब आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग उसमें आपके कोर्स में है ये फॉर्जिंग वगैरह क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को छीलना टाइप से, है ना, समझ रहे हैं, क्रश करना, ऐसा करके फॉर्जिंग होता है। फॉर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे को पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उस कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। आप लोग को पता होना चाहिए तांबा जो होता है वो उसमें हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो अपने पास हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेता है, और जब अच्छा खासा गर्म होता है, क्योंकि आप लोग को पता है ये कॉपर इज अ हीट रेसिस्टेंट
तो वो चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो होती है, इस वजह से इसमें यही पूछ रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा अगर 0.9 है तो 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस 400 किलो वजन वाले तांबे को फॉर्जिंग के उद्देश्य के लिए कैसे करेंगे। इसको क्रश करके अलग अलग करना है, ठीक है ना। फॉर्जिंग का मतलब यही होता है। तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, फिर मैं तो बताऊंगा ही क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप फार्मूले में पुट करेंगे ना, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और इतने मतलब इसमें फाइंड करने के लिए बस आपको सिर्फ ऊष्मा अवशोषित की जाती कितना यूनिट पता करना है। तो आपको यूनिट वाला फार्मूला लगाएंगे ना तो आपको इजीली वही में पता चल जाएगा। 1100 152 हो रहा है। 1152 किलो कैलोरी यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 400 किलो वजन वाला तांबा है, ये थोड़ा सा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल्स दैट रेस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शंस। उन मटेरियलों को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शंस और कन्वेक्शंस द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसा क्या कहलाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ईजिली समझिएगा। उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन तीनों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वो अपने पास नहीं आने देता है। ऐसा क्या प्रोडक्ट होता है। अपने फेरस तो लोहा होता है, नॉन फेरस अलाव होता है। कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंसुलेटर जो आपकी घर पे बोर्ड लगे हुए ना इलेक्ट्रिक वाले, तो उन बोर्ड में जो आपकी वो लगी हुई है ना बटन देखिएगा, तो वो इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर और आपका ग्रिफ वगैरह ये भी इंसुलेटर होता है। इनमें क्या होता है आपको मतलब ये सारी चीज़ रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन तीनों चीज़ को बैन कर देता है, वो अपने पास नहीं आने देता, जिससे वो पिघलता भी नहीं है और ख़राब नहीं होता। तो इसका आंसर होगा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विच वन इज हीट इंसुलेटर। आपके अकॉर्डिंग हीट इंसुलेटर क्या होगा, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा हीट इंसुलेटर है। चलिए जल्दी से बताइए बिना किसी देरी के। हीट इंसुलेटर क्या होता है। थर्माकोल गाइस, इतना इजीली है, आप लोग गैस करिए तब तो मिलेगा ना। इंसुलेटर तो वही होगा। अब धातु तो होंगे नहीं, ये एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर ये तो धातु है। इंसुलेटर पूछ रहा है ना, इंसुलेटर थर्माकोल ही तो होगा। इजीली वे में आप लोग पता करिए। विच वन हैज़ द हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 145 है। इसमें से उष्मा चालकता सर्वाधिक किसमें होती है। सॉलिड आइस, मेल्टिंग आइस, वाटर या स्टीम। उष्मा चालकता समझ रहे हैं, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए गेस करिए फटाफट, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ यार। गाइस जल्दी कमेंट करिए ना, किस किस का सही है आप लोग बताइएगा। सॉलिड आइस जो होता है ना, सॉलिड आइस जो बर्फ बने होते हैं, उसमें उष्मा की चालकता सर्वाधिक होती है, वो बहुत जल्दी पिघलता है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। क्वेश्चन कह रहा है उष्मारोधक मटेरियल को इनमें से कौन सा गुण नहीं है। उष्मारोधक मटेरियल, उष्मारोधक तो आप समझ गए हैं, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ऐसा कौन सा मटेरियल का गुण नहीं है इनके अंदर, बताना है ना। ऐसे कौन से मटेरियल होता है जिसमें वो गुण नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं। डक्टिलिटी गाइस, डक्टिलिटी। अगर उसके अंदर उष्मारोधक नहीं हो, वैसा उष्मारोधक जो होता है, इनमें से ऐसा कौन सा गुण नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो इसमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में तन्यता जो होती है वो उष्मारोधक मटेरियल का गुण नहीं है। जिसके अंदर उष्मारोधक होता है, जैसे मतलब कि उसके अंदर तन्यता नहीं आएगी। आप कॉपर को गर्म करिए, कॉपर खींचेगा नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा गाइस, आप बताइए। बहुत ही सिंपल, आपके घर में हर किसी के रेफ्रिजरेटर तो होगा ही, पर इसमें आपको ये बताना है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है तो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, फिर मैं तो बताऊँगा ही। लोग गैस तो कर पाएंगे बट मिनिमम बहुत कम लोग कर पाएंगे गैस। आप लोग आधे ज़्यादा तो थर्माकोल बताओगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। थर्माकोल नहीं होता, पॉलीयूरेथ्रेन होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर को व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए मदद किया जाता मतलब ये मटेरियल मदद करता है उसको व्यापक रूप से बनाने के लिए।
ये पॉलीयूरेथेन होता है ना, वो जो आपके फ्रिज के अंदर कभी साइड से देखिएगा ना, अगर उसको कभी कट या टूटा हुआ कहीं मिलेगा आपको, तो उसके अंदर जो एक जिसको आप लोग थर्माकोल टाइप समझते हो ना, जबकि थर्माकोल नहीं होता, उसको पॉलीयूरेथेन होता है, जो कि हीट को या अपने अंदर की ठंड को बाहर नहीं भेजता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच वन इज़ अ पुअर हीट इंसुलेटर। इनमें से कौन सा एक खराब उष्मारोधक है। खराब उष्मारोधक बताइए जल्दी से। खराब उष्मारोधक क्यों, कौन सा होता है? ग्लास, कांच के अंदर बहुत खराब उष्मारोधक, वो अपने अंदर ठंड मतलब गर्मी सहन नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? उष्मारोधक कहने का मतलब कि अगर आप कांच की कोई चीज़ें पकड़ के रखें ना, तो कांच के चीज़ें जैसे अगर आपके हाथ ग्लव्स अगर कांच के वाली चीज़ों से बना दिया जाए तो आप हीट को ईजिली पकड़ पाएंगे, वो गर्म नहीं पड़ता जल्दी से। समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन से तापमान पर कोई ठोस यानी द्रव में पिघल जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉलिड मटेरियल है, ऐसा मतलब कितना उसके अंदर हीट दें कि वो कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड में बदल जाए। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए। उसको क्या कहते हैं, उस तापमान को क्या बोलते हैं? आई थिंक होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, आपको अकॉर्डिंग तो पता ही होगा। गलनांक ही तो होता है जिससे वो ठोस, किसी भी ठोस को द्रव्य में पिघलाने के लिए गलनांक ही तो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही तो उसको कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। विच इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए ये गाइज ये जरूर याद रखिएगा, इसके 100% चांसेस होते हैं हर साल आने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हमेशा पूछ लेता है, और ये स्पेसिफिक होता है, ये आपको कहीं इसको कहीं फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ये एक स्पेसिफिक होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाक से, एल्यूमिनियम का क्वाथनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का चलिए मैं बताता हूँ आपको। मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं आप लोग? ए नंबर होगा ये, इसका ध्यान रखिएगा। ये एक मेल्टिंग पॉइंट है। अब नीचे वाला आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा आपको पता नहीं चाहिए। मेल्टिंग में डायरेक्टली हम हीट उसके ऊपर देते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में हम किसी गर्म चीज़ को गर्म पानी में उसको डालते हैं, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट निकलता है। ठीक है, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट उबालने वाला, और ये मेल्टिंग पॉइंट पिघलाने वाला। ठीक है, तो उबाल के अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसका गलनांक, उसको गल जाने की डिग्री सेल्सियस पता कितनी होती है? आप लोग गेस भी शायद नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा होती है, जो इसमें आंसर दिया हुआ है 2519 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब वो गलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वाथनांक क्या होता है? चलिए जल्दी से गेस करिए फटाफट, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजिली है। किसका किसका आंसर सही है बताइएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो सेंटीग्रेड होता है वो एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आपको पता होगा मरकरी थर्मोमीटर आता है आपके शायद घरों पे भी होगा, और आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। -38 डिग्री 38.72 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें मरकरी, इसमें मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब इसमें पता करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। अगर मरकरी को हम बॉयल करते हैं तो उसकी मरकरी की पिघलने की क्या होती है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मरकरी का गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अ फोर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स और अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इन दोनों में से किसी एक का बताना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रेशियो ऑफ फोर्स या तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इसमें इसका अनुपात बताना है, रेशियो बताना है क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर मतलब दिए हुए हैं ऑप्शंस, वर्क, पावर, और क्या दिया हुआ है, प्रेशर और एनर्जी। अकॉर्डिंग टू ये क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होगा? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, फोर्स का रेशियो क्या होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि रेशियो क्या होता है। फोर्स का रेशियो आपको पता होना चाहिए गाइस, प्रेशर होता है। अगर हम किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो जल्दी से इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा प्रेशर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू ऑफ फॉर 1 बार। 1 बार में कितने पास्कल का समतुल्य होता है? आप लोग चलिए जल्दी से बताइए। 105 पास्कल, ये 1 बार का समतुल्य पास्कल मान यही कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आया है अभी तक में आपका, अभी आपने पढ़ा ना
कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का कितना क्या हुआ, प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछ रहे तो क्या होगा, पास्कल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका यहाँ पे मॉड्यूल 6 कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में भी शेयर करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करेंगे, जिससे उनकी भी मदद होगी और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और हो सके तो आप लोग ग्रुप स्टडी करिए इन सब के बारे में, तो आप लोग बेसिक नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपका फ्रेंड भी आपके साथ जो चीज़ें समझाएगा। और आप लोग को हाँ, एक बात और सबसे खास बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग बिल्कुल कोई बिना झिझक के आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं आपको पूरी मदद करूंगा बिना किसी टेंशन की। ठीक है, आप लोग को ये सारे पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।